हाँ, ये फोटो देख के आपको कैसा लग रहा है? अच्छा ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ये जो आपको नीचे प्लेट दिख रहा है ना, ये बस मैंने इसीलिए ड्रॉ किया है ताकि आपको लगे कि ये जो प्लेट है वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेट है, इस टाइप का प्लेट है। इसके ऊपर हमने एक ऐसा करंट कैरिंग लूप रखा है। लूप जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, लंबाई है L और चौड़ाई है B। बोलिए फिर से, लंबाई कितना है? L है और चौड़ाई कितना है? B है। और करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, आप बताइए इसके मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? अरे मैग्नेटिक मूवमेंट जिसको M से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है IA। क्या होता है? IA। उसका डायरेक्शन किधर होगा? तो हाथ को हम ऐसे ही ना घुमाएंगे। अगर आप उस तरीके से बैठे हुए हैं, करंट ऐसे होता है, हाथ को आप ऐसे घुमाइएगा, इधर की तरफ मैग्नेटिक मूवमेंट आया। क्लियर है? अब इसको हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर रख दिया। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ऐसा मानिए कि ये वाला जो दीवार है वो नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट है, ये वाला दीवार साउथ पोल वाला मैग्नेट है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाता है। तो पहले से एक मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा था, उस मैग्नेटिक फील्ड में ले आके मैंने इसको रख दिया। अरे बोलो भाई, जिसमें करंट जो है वो ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, चलिए तो बताइए इस केस में मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। सही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इसको थोड़ा सा तिरछा किया। जा, मैंने क्या किया? और मैंने इसको ना थीटा एंगल घुमा दिया। बताइए मेरे इस हाथ और इसके प्लेन के बीच का एंगल कितना है? ये तुमको समझ में आ रहा है? अच्छा है, रुको ना, 1 मिनट रुको ना। ये वाला एंगल भी कितना है? ये वाला। अब ये वाला का मतलब कौन वाला? इसके और मेरे हाथ के बीच का एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। वो आपने इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल करके कुछ पढ़ा होगा। सही है, हाँ, जिसको हम लोग अंतः एकांतर कोण कहते हैं। तो ये वाला एंगल और बच्चों ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा होगा। अरे कुछ तो बोलो भाई। अभी मेरे इसको थीटा घुमा देने से पहले जो मैग्नेटिक मूवमेंट इधर हुआ करता था, अब वो मैग्नेटिक मूवमेंट इधर ना होगा। इतना तो कंफर्म है कि मैग्नेटिक मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। आप बताइए, पहले मैग्नेटिक फील्ड भी इधर था और इस बेचारे का मैग्नेटिक मूवमेंट भी इधर ही था, लेकिन मेरे इसके थीटा घुमा देने से मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही रहा, क्योंकि दीवारें अभी भी वैसे ही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही रहा, लेकिन मैग्नेटिक मूवमेंट इधर चला गया। तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच का एंगल फिर कितना हो गया? थीटा। अरे जितना इसको घुमाएंगे उतना ही ये भी ना घूमेगा। क्या आपको ये चीज यहां नजर आ रहा है? ये जो डॉट डॉट करके आपको दिखाई दे रहा है, ये है पहले वाला सिचुएशन। नहीं समझ रहे आप? फिर इसको थीटा घुमा दिया गया है। क्या आपको दिख रहा है कि इसको थीटा घुमा दिया गया है? इट इज समथिंग लाइक, समझिए ना, इस किताब को मैंने थोड़ा सा खोल दिया है। ऐसा ऐसा वाला फोटो आपको नजर आ रहा है? बहुत बढ़िया। इससे क्या हुआ है कि मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल भी थीटा ही हो गया है। नहीं बोल रहे हो? ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक। अब इस सिचुएशन में अच्छा एक और चीज है, लंबाई कितना है बताना तो L है, और चौड़ाई कितना है बताना B है। ये चीज भी आपको इस फोटो में दिख रहा है। एक एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि क्या है। करंट भी आपको नजर आ रहा होगा। बोलो, इधर वाले सेक्शन में करंट कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। इधर वाले सेक्शन में करंट, तो करंट ऐसे ही ना घूम रहा है। तो इसीलिए शुरू में मैग्नेटिक मूवमेंट इधर था, बाद में मैग्नेटिक मूवमेंट इधर हो गया। ये समझ में आया क्या? मैंने थोड़ा बहुत फोटो समझ में आएगी कहना क्या चाह रहा है? अरे बोलो ना। हाँ बहुत बढ़िया। अब सुनो बच्चों, हमको पता करना है कि इस पर कितना फोर्स लगेगा और कितना टॉर्क लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बना है 4 करंट कैरिंग कंडक्टर्स से। अरे मतलब अगर है तो एक ही लूप, लेकिन इसमें 4 सेक्शंस है कि नहीं? ये और ये। और किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर तुम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाल दोगे तो उस पर फोर्स लगता है। फॉर्मूला होता है IL क्रॉस B। बोलो, आओ देखते हैं इस पर जो है किधर फोर्स लगेगा। तो बच्चों करंट कहाँ है? बोलो, नीचे है, और मैग्नेटिक फील्ड उधर है। तो किधर फोर्स लगेगा? देखिए आपकी तरफ।
इस पर फोर्स कहाँ लगा? आपकी तरह। ये आपकी तरफ का मतलब ऐसा बाहर वाला डायरेक्शन हो गया है। तो ये फोर्स देखो मैंने इधर लगाया है। अब चूंकि बाहर वाला डायरेक्शन में ड्रॉ तो कर नहीं सकता हूँ, तो जनरली हम लोग जेड एक्सिस के लिए यही वाला चीज ना यूज करते हैं। दिखने में इधर है लेकिन एक्चुअल में कहाँ है? तो ये जो फोर्स आपको इधर दिख रहा है एक्चुअल में वो फोर्स कहाँ है? सब बाहर की तरफ है। बोलो जल्दी। और ये होगा कितना? आई एल बी साइन थीटा। आई तो आई है, बताइए बच्चों, आई तो एल तो एल है और बी तो बी है। मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बी ही मान रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कितना मान रहे हैं? हो गया आई, हाँ ठीक है, फिर एल और बी इधर है। और साइन थीटा में थीटा कितना होगा? तो थीटा होता किन के बीच का एंगल है? एल और बी के बीच का एंगल। तो एल किधर लिया जाता है? जिधर करंट है। तो करंट नीचे है तो एल भी नीचे, और बी उधर है। कौन बताएगा? इसके और इसके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री नहीं है? तो हम लोग लिखेंगे साइन 90 डिग्री। मैं लिखूं कि छोड़ दूं? क्योंकि साइन 90 डिग्री होता कितना है? 1 होता है। तो हमको एक बात समझ में आ गया कि इस पर फोर्स देखिए लग रहा है किधर? आपकी तरफ। और कितना? आई एल बी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस पर पता करना है किधर फोर्स लगेगा। तो सुनिएगा, करंट इधर से जाके ऐसे जाकर इधर ऊपर ना जा रहा है। तो आई है कहाँ? ऊपर। तो मतलब एल भी ऊपर ही लेंगे। अब बी है कहाँ? उधर। तो बताइए एल क्रॉस बी किधर आ रहा है? तिरछा किया है ना मैंने, किधर आ रहा है? मेरी तरफ आ रहा है। ये तुमको समझ में आ रहा है? बोलो ना। कहने का मतलब है करंट का डायरेक्शन में ये 4 उंगलियां होनी चाहिए और मेरी हथेली होनी चाहिए किस डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड। तब ना मैं मोड़ पाऊंगा। यानी इस वाले सेक्शन पर फोर्स कहाँ लग रहा है बताना तो? मेरी तरफ। कहाँ लग रहा है? वो फोर्स देखिए इधर दिखाया गया है। तो भले दिख रहा है तिरछा लेकिन एक्चुअल में कहाँ है? ये वाला जो चीज है, ये वाला जो चीज है वो तिरछा नहीं है, वो एक्चुअली कहाँ है? वो बाहर है। बोलो बच्चों। तो ये बाहर वाले डायरेक्शन को दिखाएगा, तो ये अंदर वाले डायरेक्शन। ये दिखा रहा है कि इस पर फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। कितना लगेगा? तो सुनिएगा, इसमें भी करंट वही आई, इसका भी लेंथ वही एल, और इसको भी वही मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है बी। और इस केस में भी आई और बी के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री नहीं है। इसका मतलब हुआ फोर्स एग्जैक्टली सेम लगेगा, अंतर आएगा तो बस डायरेक्शन में। इसीलिए इसको भी मैंने दिखाया है कैसे? एफ से। ये भी है एफ, वो भी है एफ। आपको ये फोर्स समझ में आया? चलिए ठीक है। अब सुनिए, इस पर किधर फोर्स लगेगा? तो आई है इधर और मैग्नेटिक फील्ड है। तो बोलो ना, 4 उंगलियां होनी चाहिए किधर? करंट का डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड इधर ना है। तो घुमाओ। अरे इसको इधर घुमाओगे, अंगूठा कहाँ आया? ऊपर आया। अरे कुछ तो बोलो यार। और ये फोर्स कितना होगा? आई जो भी होगा, मतलब आई बी, आई बी, मैं समझा नहीं। अच्छा, आई बी बी, बी बी इसलिए बोल रहे हो क्योंकि चौड़ाई बी है और मैग्नेटिक फील्ड भी बी है। ओ अच्छा, ये बोल रहे हो, हम कुछ और समझ। हाँ, आई बी बी, और साइन देखा जाएगा ये वाला एंगल कितना है। लेकिन बाबू एक बात है कि आपको नहीं लग रहा है कि जितना फोर्स इस पर कहाँ लग रहा है? ऊपर। और इस पर देखा जाए तो करंट है इधर और मैग्नेटिक फील्ड है उधर। तो करंट को मैग्नेटिक फील्ड की तरह घुमाओगे कहाँ आया? ठीक उतना ही फोर्स नीचे भी लगेगा। तो ये फोर्स की वजह से क्या होगा? बोलो। इस पर फोर्स ऊपर लग रहा है, इस पर फोर्स क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ना ही ये रोटेट करेगा, नहीं समझे यार? ये फोर्स एकदम ऐसा आमने सामने ना है, समझिए ना, पकड़ के कोई खींच रहा है। तो ना ही ये रोटेट करेगा और ना ही ये ट्रांसलेट करेगा। ट्रांसलेट करने का मतलब हुआ कि ऊपर या कहीं नीचे जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स जस्ट बराबर है। कॉमन सेंस कहता है कि ये दोनों जस्ट एक दूसरे को कैंसिल करेगा और इन दोनों की वजह से कुछ नहीं होगा। लेकिन सुनिए एक मिनट, जो फोर्स यहां पर आपकी तरफ लगा था और यहां पर मेरी तरफ लगा था, आप ऐसा समझिए कि कोई धागा बांध के इसको खींच रहा है आपकी तरफ और इसको खींच रहा है मेरी तरफ। क्या लग रहा है? क्या होगा इसमें? कम से कम रोटेशन तो होना जाएगा। ये देखिए, आप समझ नहीं पा रहे। अरे किताब तिरछा है, कोई यहाँ पर धागा बांध के आपकी तरफ खींचे और यहाँ पर धागा बांध के मेरी तरफ खींचे,
तो ये किताब रोटेट करके सीधा नहीं होने की कोशिश करेगा। इसका मतलब हुआ कि नेट फोर्स भले 0 है, नहीं समझे, इधर F तो इधर भी, तो नेट फोर्स कितना है? 10 न्यूटन इधर तो 10 न्यूटन इधर, तो नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स भले ही कितना है? 0 है, लेकिन टॉर्क 0 नहीं आएगा। और ध्यान से देखिए तो ये दोनों फोर्सेस कैसी फोर्सेस हैं? सही बोल रहे हो, चलो बोलो। अरे ये दोनों फोर्सेस कैसी फोर्सेस हैं? फोर्स कपल है। कैसे फोर्स कपल है? क्या डेफिनेशन होता है फोर्स कपल का? ये मैग्नीट्यूड में होने चाहिए इक्वल और डायरेक्शन में होने चाहिए जस्ट ऑपोजिट। क्या बोलते हो? मैग्नीट्यूड में बराबर और डायरेक्शन में होना चाहिए और लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होना चाहिए। ये देखो, ये इस लाइन के अलोंग लग रहा है और ये लग रहा है इस लाइन के अलोंग। क्या ये वाला लाइन और ये वाला लाइन सेम लाइन है? हाँ, तो ये फोर्स कपल है। और फोर्स कपल की वजह से नेट फोर्स 0 आता है, लेकिन टॉर्क 0 नहीं आता है, टॉर्क आता है। और इसीलिए तो ये रोटेट भी करेगा। सवाल है कि आखिर वो टॉर्क कितना होगा? क्या आपको याद है कितना टॉर्क होता है? हाँ हाँ बोलो। टॉर्क होता है, कपल ऑफ फोर्स की वजह से टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, या यूं कहें कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। ये नहीं देखा है क्या रे हम लोगों ने कभी? बोलो, भोर पड़ गया है, ठीक है। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन क्या? फोर्सेस। मैं याद दिलाता हूं, भोर पड़ गया है तो सांझ परा देता हूं ना। सही बात है, सांझ परा लो। ये देखो, कहने का मतलब है फोर्स इधर F लगा और इधर कितना लगा, तो इस फोर्स को हम फोर्स कपल, इन फोर्सेस को हम फोर्स कपल बोलते हैं। तो ये कितना टॉर्क लगाएंगी? बोलिए बाबू। इसके लिए हम फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। पता है कौन सा डिस्टेंस है? तो ये फोर्स लग रहा है इस वाले लाइन के अलोंग, ये फोर्स लग रहा है इस वाले लाइन का। हम इन दोनों लाइंस के बीच के परपेंडिकुलर, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर कितना आ गया, माने ये वाला डिस्टेंस अगर कितना आ गया, तो हम फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? हाथी से। ये तुमको याद पड़ा? ठीक हो गया। हाँ, अब आप ये बताइए, ये वाला फोर्स लगा था देखिए आपकी तरफ, अरे कुछ तो बोलो यार। और ये वाला तो कोई एक इंसान इधर आएगा क्या? कोई एक आदमी आएगा? आइए इधर, आप ही आ जाइए। ठीक, आइए इधर। इसको ऐसे ही तिरछा पकड़िए। सुनिएगा, यहाँ वाला फोर्स लगा है आपकी तरफ और यहाँ वाला फोर्स लगा है कहाँ? मेरी तरफ। डायरेक्शन आप देख लीजिएगा। तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, यही वाला डिस्टेंस ना होगा? जा तुमको समझ में नहीं आया? अच्छा है, अगर इधर से नापे तो यही वाला डिस्टेंस ना होगा? ठीक है, आप जाइए, हो गया, थैंक यू। यही वाला डिस्टेंस होगा। आप देखिए, क्या मैंने वही वाला डिस्टेंस यहाँ दिखाने की कोशिश की है? कहने का मतलब है कि एक फोर्स लगा है इसके अलोंग, एक फोर्स लगा है इसके अलोंग, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना ही बढ़ाना होगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा ये जानने के लिए अगर मैं यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूं, अब देखो ये सब तुम इमेजिन करो, मैं क्या ड्रॉ करूं? राइट एंगल। तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री यहाँ बनेगा। अच्छा है, वो राइट एंगल ट्रायंगल मैं इधर से भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। तो चलो इस फोटो में मैंने इधर बनाया है तो इधर बनाते हैं हम लोग। तो तुम बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ तो 90 डिग्री बन गया, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? अब मैंने ये वाला थीटा है, थीटा ही ना घुमाए थे हम। तो ये हो गया कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर, ये हो गया बे, और ये हो गया हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने वाला सबसे लंबा वाला साइड हाइपोटेनस होगा। ये मैंने आपको बताया है कि अगर मान लीजिए कभी ये ए रहा और ये थीटा रहा, तो थीटा के सामने वाला होता है ए साइन थीटा। ये समझ में आया? लेकिन ये ए थोड़े है, ये तो बी है, ये तो एल था और ये बी था। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेनस बी है, और इस वाले साइड का मतलब हुआ थीटा के सामने वाला साइड। देख रहा मैं हवा में भी पढ़ा सकता हूं तुमको। थीटा के
सामने वाला साइड, और थीटा के सामने वाला साइड होता है ए साइन थीटा, लेकिन यहां पर ए की जगह अगर बी है तो ये होगा बी। इसीलिए देखिए यहां पर लिखा हुआ है क्या, बी साइन। ये आपको समझ में आया? और फोटो से भी लग ही रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। बोलो बाबू। तो थीटा के सामने वाला बी साइन थीटा, क्योंकि ये जो हाइपोटेनस है उसकी लंबाई कितनी है, बी है। अरे बोलो। इसका मतलब हुआ टॉर्क निकालने के लिए हम फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले डिस्टेंस का मतलब किससे, बी साइन थीटा से। बस हो गया, हो गया बच्चों, हो गया। बस अब लिखिए आप एफ की जगह पे आई एल बी साइन थीटा। बोलो ना। नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ा गया ना। देखिए देखिए तो, हाँ, अरे एफ की जगह पे आई एल बी, फिर यहां भी तो बी है, तो ये, हाँ, ये आई एल बी बी साइन थीटा है। अभी क्या है कि एल और बी का मतलब क्या हुआ है, माने एल इंटू बी का मतलब क्या हुआ, एरिया हुआ है। तो हम इसको लिखेंगे आई ए बी। अरे भाई ये आई ए क्या है, अरे आई ए क्या है, करंट इंटू एरिया क्या होता है, यही तो होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। तो हम इसको लिखेंगे एम बी और क्या, साइन थीटा। तो टॉर्क आया एम बी साइन थीटा, जिसमें एम मैग्नेटिक मूवमेंट है। नहीं समझे आप? एम क्या है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट है। बी क्या है, बी क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में ना है, तो मैग्नेटिक फील्ड है। और थीटा क्या है, तो कमाल की बात यह है कि थीटा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच का एंगल है। अब आप बताइए ये एम बी साइन थीटा आपको कुछ याद दिला रहा है? ये हमको याद दिला रहा है क्रॉस प्रोडक्ट। देखो रहा तुम लोग कितना तेज हो गए हो। तुम लोग ये महसूस करते हो कि पहले से तुम ज्यादा तेज हो गए हो? ऐसा महसूस करते हो? ठीक है, थैंक यू। एम बी साइन थीटा हमको याद दिला रहा है एम क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की ना बाबू। तो इसका मतलब हुआ अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे एम क्रॉस बी। अब देखो ये रिजल्ट जो है तुमको किसी की याद दिलाए चाहे ना दिलाए, मुझको तो दिला रहा है। हाँ, ये जो रिजल्ट है मुझको किसी की याद दिला रहा है। आप बता सकते हैं वो क्या है? वो लड़का बोलेगा, बोलो। हाँ, वो लड़का बोल रहा है कि सर हमने कुछ, लीजिए, कुछ महीनों पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था। चलो इधर देखो, क्या पढ़ा था हमने। और उसमें भी सर देखिए हमने पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, किस में बोलो, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को तुम डालते हो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो सर इस पर भी टॉर्क लगता था। और वो टॉर्क आता था पी क्रॉस ई। अब सुनिएगा एक मिनट, इधर देखिए। उस जमाने में ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हुआ करता था, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। उधर भी क्रॉस होता था, इधर भी क्रॉस है। उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। तो अगर हमको P क्रॉस E याद है, क्या इसके लिए हमको अलग से मेहनत करना पड़ेगा? अरे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से के साथ क्रॉस कराओगे तो टॉर्क मिलेगा। का मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्रॉस कराओगे तो टॉर्क मिल जाएगा। अरे बोलो जल्दी। ठीक है, तो ये अलग से तो याद ही नहीं करते हम लोग। P क्रॉस E याद है तो M क्रॉस भी अपने से याद हो गया। चलो ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म और ये हो गया इसका कौन सा फॉर्म, स्केलर फॉर्म। बोलो बाबू। चलो ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसके लिए 3 कंडीशंस देखते हैं। द फर्स्ट कंडीशन इन विच M और B आर अलोंग सेम डायरेक्शन। आप वही दे दीजिए। हाँ ठीक, थैंक यू। M, कोई कूट वाला कॉपी दीजिए, कूट वाला जिसमें कूट हो। आप कूट समझते हैं? ये कूट है। बाप रे बाप, कितना गरीबी आ गया है, बताओ। अच्छा ला, सुनिए। हाँ इधर इधर देखिए, सुनिए। कहानी ऐसा है, थोड़ा वो जैसा है वैसा ही करते हैं हम लोग, ठीक है कहानी की कब शांत रहो। करंट 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 ऐसे घूम रहा है।
तो करंट ऐसे घूम रहा है तो मैग्नेटिक मूवमेंट इधर ही होगा। अरे बोलो भाई, थोड़ा अपने से भी थोड़ा हाथ घुमा के देखते रहना, क्योंकि एग्जाम में तुम्ही को घुमाना होगा, हम नहीं आएंगे घुमाने। तो इधर होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है। बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। अब बच्चों बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया का मतलब हुआ, थीटा का मतलब 0 डिग्री हुआ का मतलब हुआ एम बी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। तो मिला जुला के मतलब टॉर्क कितना आया? 0 आया। और क्यों आया, चलिए इसको हम थोड़ा महसूस करने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए, करंट ऐसे घूम रहा है तो इस पर, इसमें करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स कहाँ? ऊपर, सही है। तो इस पर कहाँ करंट? इधर, मैग्नेटिक कहाँ? नीचे। समझिए कोई पकड़ के इसको ऐसे खींच रहा है, क्या होगा? ये रोटेट करेगा क्या? ना रोटेट करेगा और ना ट्रांसलेट, कुछ नहीं होगा बेचारे। तो अभी फिलहाल हम लोग रोटेशन ही देख रहे हैं, रोटेट तो नहीं ना करेगा। तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से तो खैर टॉर्क नहीं आएगा। इसमें बताइए करंट कहाँ है? नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? उधर है। तो आपकी तरफ इस पर फोर्स लगा, आपकी तरफ इस पर फोर्स लगेगा, करंट ऊपर ना है मेरी तरफ। कोई पकड़ के इसको ऐसे खींच रहा है तो क्या ये रोटेट करेगा? नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए ना, तिरछा होता ना, तिरछा, तब कोई इस पर उधर फोर्स लगाता और इस पर इधर फोर्स लगाता तो ये रोटेट कर जाता। लेकिन एकदम सीधा है, पहले से ही सीधा है। तो पहले से सीधा है का समझिए मतलब हुआ कि यहाँ धागा बांध के कोई इधर खींच रहा है, यहाँ धागा बांध के तो ये रोटेट करेगा। तो हमको समझ में आ रहा है कि हाँ, अगर ये रोटेट नहीं करेगा का मतलब हुआ इस केस में टॉर्क कितना? 0 होना चाहिए। अब हम एक काम करते हैं, हम इसको पलट देते हैं। पलट देने का मतलब हुआ कि जो करंट पहले ऐसे जा रहा था वो करंट ऐसे जा रहा है, सही है। तो करंट अगर ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक मूवमेंट इधर आएगा और मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल यहाँ कितना हो गया? तो बच्चों हो गया कितना बताओ? 180 डिग्री। और हम ये बात भली भांति जानते हैं कि साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है, यानी इस केस में भी टॉर्क कितना आएगा और क्यों आएगा? तो अब की बार करंट ऐसे ना है तो बताओ इस पर फोर्स कहाँ लगेगा? करंट इधर आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड उधर है, कहाँ? नीचे। तो समझो इस पे करंट ऊपर लगेगा। देख भी लो, इसमें करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा? कोई इसको ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे दबा रहा है ऐसे, आपको क्या लग रहा है ये रोटेट करेगा क्या? नहीं रोटेट करेगा। तिरछा होता तो भले रोटेट कर जाता, एकदम सीधा ना है। तो इस पर कोई इधर फोर्स लगा, इस पर कोई इधर फोर्स लगा, तो इससे ये रोटेट करने नहीं जा रहा है। सिमिलरली इसमें करंट कहाँ है? नीचे ना है? नहीं नहीं नहीं, करंट ऐसे घूम रहा था तो करंट ऊपर है, तो करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर का मतलब हुआ फोर्स इधर लगेगा। और इसमें करंट नीचे है तो करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड उधर का मतलब फोर्स इधर लगेगा। तो समझिए इसको भी पकड़ के कोई ऐसे दबा रहा है, तो क्या ये रोटेट करेगा? नहीं रोटेट। एकदम सीधा सीधा फोर्स लगाया जाए तो ये रोटेट नहीं करेगा। तो हमको समझ में आया कि इस केस में भी टॉर्क कितना होना चाहिए? 0। ये एक ऐसा केस है जिसमें लूप ऐसे रखा हुआ है, यानी करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट कहाँ? ऊपर, मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड इधर। अरे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा से इधर ही था। तो बताओ मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री है। हाँ, तो टॉर्क इस केस में कितना आएगा? एम बी और साइन 90 डिग्री, यानी नो कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। का मतलब हुआ इन दिस केस टॉर्क लगेगा सबसे मैक्सिमम, एंड द मैक्सिमम टॉर्क विल बी कितना बताइए? एम इंटू बी। ये सबसे मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। इस केस में क्या होगा पता है? करंट ऐसा घूम रहा है ना, तो करंट इस पर फोर्स लगेगा कहाँ? नीचे। इस पर फोर्स लगेगा कहाँ? ऊपर। तो समझिए ना कि यहाँ कोई बांध के इसको नीचे खींच रहा है, यहाँ बांध के कोई ऊपर खींच रहा है, खटाक से रोटेट करेगा, ऐसा हो जाए। ठीक, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। एक और बात है, यहाँ पर टॉर्क 0 और यहाँ पर भी टॉर्क। तो टॉर्क 0 का मतलब ये है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। फोर्स 0 का मतलब होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। टॉर्क 0 का मतलब हुआ रोटेशनल। एंड इक्विलिब्रियम 3 टाइप का, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो इस केस में कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल है, अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है? तो सुनिए ना, ये केस था क्या? करंट ऐसा फ्लो कर रहा था, इसमें फोर्स ऊपर लग रहा था, इस पर नीचे लग रहा था। थोड़ा तिरछा कर देंगे, अभी भी फोर्स हुआ इस पर लगेगा कहाँ? ऊपर है। तो करंट इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। नहीं नहीं, करंट ऐसे ना था। ए रुक जा, फिर से, हमको मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं, हाँ करंट ऐसे था, तो करंट इधर जा रहा है तो फोर्स कहाँ लगेगा? अब मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये तुमको समझ में आ रहा है? तो ऊपर लगेगा, इस पर कहाँ?
तुमको क्या लग रहा है कि ये जो फोर्स ऊपर लग रहा है और ये जो नीचे लग रहा है उसको कैसे घुमाएगा? ऐसे ही ना घुमाएगा। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन था, हमने थोड़ा सा तिरछा करके छोड़ा तो वापस से अपने अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया। अगर कोई भी चीज अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आना चाहे का मतलब हुआ वो कौन सा इक्विलिब्रियम में था? स्टेबल इक्विलिब्रियम में था। ये हो जाएगा कौन सा इक्विलिब्रियम रे बच्चों? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और तुमको याद होगा, पता नहीं भूल गए हो कि याद है, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में भी, अरे जब ये माइनस होता हुआ करता था और ये प्लस हुआ करता था, अरे कुछ याद करो भाई, इस पर फोर्स इधर इधर, कोई टॉर्क नहीं, समझ लीजिए पकड़ के कोई खींच रहा है तो क्या इसे घूम जाएगा ये? लेकिन जब हमने इसको तिरछा किया था, ये प्लस क्यू और ये क्या माइनस, अब इस पर फोर्स इधर क्या लग रहा है? ये वापस से नहीं आ जाएगा। अरे ये दोनों फोर्स इसको वापस ऐसे नचा नहीं देगा, तो वापस आ रहा है का मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर हमको ये वाला केस याद था ना, तो इस केस के लिए हमको अलग से मेहनत करने की जरूरत एक्चुअली थी ही नहीं। वो हम ऐसा ही बोल देते कि हाँ सर याद आ रहा है 0 डिग्री पे कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। सही है, और हमने देखा भी कि घुमाने के बाद वापस आ जा रहा है। लेकिन जब ये वाला केस होगा का मतलब हुआ अब की बार करंट का डायरेक्शन हम लोग ऐसा करेंगे बाबू, इधर इधर करेंगे, ठीक है? तो ठीक है, इस पर फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे। इस पर फोर्स ऊपर लगे। लेकिन अगर अब हम इसको तिरछा करते हैं तो इस पर फोर्स कहाँ लग रहा था? नीचे। और इस पर फोर्स, तुमको क्या लग रहा है कि मैंने इधर घुमाया था और इस पर फोर्स नीचे लगने लगा, इस पर फोर्स ऊपर, तो ये वापस जाएगा और पलट जाएगा। तो थोड़ा सा घुमाया और पलट गया। कौन सा इक्विलिब्रियम? दिस वन इज ऑन स्टेबल इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर? और इस केस में भी हम लोगों ने देखा था कि अगर ये प्लस क्यू है और ये क्या है? माइनस क्यू, तो डाइपोल मोमेंट इधर ना होगा, माने ई और पी के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो इस पर फोर्स लगेगा कहाँ? इधर। और इस पर फोर्स इधर। तो अगर कोई पकड़ के, मान लो कोई पेन ही है, उसको ऐसा दबाया जाए तो वो रोटेट थोड़े करेगा। यानी टॉर्क इस केस में 0। देखो मैं रिवाइज करा रहा हूँ, हाँ ठीक है। और इसको थोड़ा तिरछा कर दोगे तो माइनस क्यू यहाँ पहुंच गया, प्लस क्यू यहाँ पहुंच गया। बोलना रे भाई, तो इस पर फोर्स इधर, इस पर फोर्स इधर। आपको नहीं लग रहा है कि और पलट देगा इसको? तो जैसा घुमाया वैसे ही पलट गया का मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये बात याद रखेंगे, सब कुछ सिमिलर है एकदम। बस उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखे थे, इधर मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डाइपोल को रख रहे हैं। चलिए देखिए, ये सारा केस आपकी किताब में लिखा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया है। दे दीजिए। अरे मुझको मत देखो यार, इधर देखो, कॉपी में किताब में देखो और बताओ, हम लोग आगे बढ़े। बोलिए, कुछ बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो तो बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, अच्छा गर्मी लग रही है, अच्छा 2 मिनट मैं चला देता हूँ, पंखा चला देता हूँ। हाँ क्या बाबू, उधर का नहीं चलता है? अच्छा चलाएंगे अब की बार। हाँ अब चलेगा। मैं कह रहा हूँ कि हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को डिफाइन कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ क्या? मैक्सिमम टॉर्क। बात बहुत फालतू है लेकिन देख लो फिर भी। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कैन बी डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ है मैक्सिमम टॉर्क। बाबू मैक्सिमम टॉर्क कितना होता है जी? एम भी होता है। तो एम बराबर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम टॉर्क बाई क्या? यानी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कैन बी डिफाइंड एज मैक्सिमम टॉर्क पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड। बोलो बाबू, मैक्सिमम टॉर्क पर यूनिट क्या? ऐसा भी कर सकते, देख लो वो भी लिखा होगा, उसको लिखा है। अरे बोलो ना, चलो ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन ना, ये एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग करेंगे। ये गलती से इस चैप्टर में आ गया, ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर से रिलेटेड है तो करेंगे। हालांकि पहला पार्ट देख सकते हैं कि एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ क्या? करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो बाबू करंट कैरिंग लूप जो होता है उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? अरे इसी टाइप से ना होता है। और मैग्नेटिक डाइपोल में भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही ना होता है जी। अरे कुछ तो बोलो यार। तो हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो ओरिएंटेशन है वो एकदम सिमिलर है,
इसका मतलब हुआ कि करंट कैरिंग लूप बिहेव करता है किसकी तरह, एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। लेकिन अगला पार्ट जो है वो हमको वो हम नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर में ही कर पाएंगे। ठीक है, वो गलती से आ गया है। चलिए, ये कौन है? सीबीएसई ने पूछा 2005 में, कितने नंबर में बताइए ना? 1 नंबर में तो पूछा है। पूछ रहा है 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, आपको 2 तार दिए गए, दोनों का लेंथ कैसा है? सेम है, इक्वल है, बराबर है। कैसा है बोलो ना? सेम है। कह रहा है वन ऑफ द लूप इज, अच्छा, और उससे हमने 2 लूप्स भी बना ली। दोनों वायर जो था उससे हमने क्या बना लिया? दोनों 2 लूप बनाया। पहला लूप जो हमने बनाया वो किस शेप का था? स्क्वायर शेप्ड था। एंड द सेकंड वन वाज सर्कुलर, दूसरा सर्कुलर शेप का था। क्या बोलते हो? सेम लेंथ का वायर है, एक से हमने स्क्वायर बना लिया, एक से हमने सर्कल में। तो स्क्वायर होगा कुछ इस टाइप का, सर्कल होगा कुछ इस टाइप से, लेकिन लंबाई समान है। माने इसको काट के सीधा करेंगे, इसको काट के सीधा करेंगे, दोनों का लेंथ जो होगा वो कह रहा है दीज आर सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड द सेम करंट इज पास्ड थ्रू देम। अब दोनों को हमने क्या किया? दोनों को हमने सेम ही मैग्नेटिक फील्ड में ले जाके लटका दिया। कुछ तो बोलो यार। सेम मैग्नेटिक फील्ड भी में लटका दिया और दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो आपको बताना है कौन सा लूप है जो ज्यादा टॉर्क महसूस करेगा। देख लो सीबीएसई का कमाल, कौन सा लूप ज्यादा टॉर्क महसूस करेगा? बोलो। चलिए, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एम बी साइन थीटा। तो ठीक है, एम का मतलब क्या होता है? आई ए। तो आई ए बी साइन थीटा। तो बाबू यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट हम कहाँ ले रहे हैं? बाहर। तो यहाँ भी, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है और इस केस में भी इधर है, तो दोनों केस में मतलब साइन कितना डिग्री? तो मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री ना है, इस केस में भी और इस केस में भी। साइन 90 कितना ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं। हालांकि एंगल का जिक्र नहीं किया है, लेकिन कंपेयर करना है तो दोनों को हमको सेम एंगल पे ही रखना होगा। इसको अगर हमने 90 डिग्री पे रखा है तो इसको भी हमको 90 डिग्री पे। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो छोड़ दिया जाए। हाँ बताओ, दोनों में से किस पर ज्यादा टॉर्क लगेगा? अरे यार, दोनों में करंट कैसा है? सेम। दोनों को हमने सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और चूंकि दोनों का लेंथ सेम है तो दोनों का एरिया, अरे सेम ही लेंथ का ना दोनों वायर है, तो दोनों का एरिया, लेंथ सेम है तो दोनों का एरिया, एरिया अलग अलग होगा, एरिया सेम नहीं होगा। क्या बात करते हो तुम? ये तो हमको समझ ही में नहीं आया। ये भी मान लो 1 मीटर लंबा धागा है, ये भी 1 मीटर लंबा धागा है, तो दोनों का एरिया डिफरेंट होगा। कौन बताएगा तो किसका एरिया ज्यादा होगा? सर्कल का एरिया ज्यादा होगा। ये तुमको किसने बताया है? कहाँ लिखा है? निकाले हो? निकाल के देखे हो? आप लोगों ने निकाल के देखा है और तब आपने पाया कि इसका एरिया कम है और इसका एरिया ज्यादा है। अरे ये कौन लोग हैं भाई? देखें, कहाँ निकाले हो? दिखाओ हमको। तुम ही निकाले हो? कौन कौन निकाल लिया इसको? तुम तीनों ने निकाला और पता चला कि इसका एरिया ज्यादा, इसका एरिया कम आ रहा है। चलो ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कॉन्सेप्ट सुनिए। अगर आपको कुछ वॉल्यूम गिवन हो, क्या गिवन हो? वॉल्यूम गिवन हो। मान लो इतना गीली मिट्टी हम आपको दे दिए, लीजिए, ये हाथ बढ़ाइए, पकड़िए, ठीक है। इसका कोई शेप बनाइए। जाहिर सी बात है वो शेप 3D में बनेगा। अरे इतना मिट्टी दे दिए, 3D में कोई मूर्ति बना सकते हो, सिलेंडर बना सकते हो, हैं, स्फेयर बना सकते, क्यूब बना सकते हो, क्यूबॉइड बना, बोलो ना, रोटी बना सकते हो। लेकिन जो भी स्ट्रक्चर होगा वो 3 डायमेंशनल ही ना होगा। तो याद रखना, फॉर अ गिवन वॉल्यूम, अगर आपको कोई 3D में स्ट्रक्चर बनाना है तो वो स्ट्रक्चर जिसका सरफेस एरिया सबसे कम हो, नहीं समझे आप? वो स्ट्रक्चर जिसका सरफेस एरिया सबसे कम हो,
मैंने मान लो कि उसको हमको पेंट करना है, सबसे कम पेंट खर्चा होना चाहिए, वो स्ट्रक्चर होता है स्फेयर। आप उसका क्या बना दीजिए, स्फेयर बना दीजिए, उसका सरफेस एरिया सबसे कम होगा, पेंट करने में सबसे कम खर्च आएगा। बोलो। लेकिन बाबू अगर हमने कुछ और बनाया, जैसे मान लो हमने उसका सोचा कि क्यूब बनाते हैं, तो क्यूब भी तो बना सकते हैं। आप यकीन मानिए उसका सरफेस एरिया स्फेयर से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। बनाने को रोटी बना सकते हैं लोग। अब देख रहे हो कितना भयंकर सरफेस एरिया आ गया, ऊपर भी नीचे भी, ज्यादा खर्च होगा। अरे मान लो घी ही लगाना है तो दो टाइप का लिट्टी होता है, सत्तू भरा हुआ दो टाइप का हम लोग खाते हैं। एक 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 आप पता नहीं, यहाँ बेतिया में तो उतना चलन में नहीं है कि भर के ऐसे गोल गोल कर देता है। एक हमारे घर में बनता है, भर के रोटी बन जाता है उसका। किसमें ज्यादा घी खर्च होगा, क्या लग रहा है? वो जो रोटियां में ज्यादा घी लगेगा, वो जो गोल गोल है उसमें कमे ना घी लगेगा। अब समझ रहे हैं? तो जिंदगी में कभी लिट्टी चोखा बेचिएगा तो इस बात का आप ख्याल रखिए, घी थोड़ा सा ही बचेगा। दिन भर में अगर 50 प्लेट बेच रहे हो, अच्छा खासा घी बचा लोगे तो हाँ ठीक है, समझ गए। लेकिन अगर कोई गिवन लेंथ ऑफ वायर है और उससे आपको कोई 2D में स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप क्या बना सकते हैं? आप ट्रायंगल बना सकते हैं, आप स्क्वायर बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं। अरे यही सब ना बना पाओगे। सबसे ज्यादा एरिया वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सर्कल। जैसे हमको तार दिया हुआ बनाने को, तो हम ये भी बना सकते हैं। क्या बोलते हो? क्या लग रहा है? इसका एरिया बहुत ज्यादा है, जबकि अगर हम इसको पकड़ के ऐसा कर दें, ओ माय गॉड, तो ये अगर ऐसा हो जाएगा तो इसका एरिया इससे तो ज्यादा ही ना है। तो सबसे ज्यादा एरिया वाला स्ट्रक्चर कौन होता है? जब आप इसको पूरी तरीके से, इसका एरिया सबसे ज्यादा होता है। तो 3D में स्फेयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है, लेकिन 2D में सर्कल का सरफेस एरिया सबसे ज्यादा। ये कॉन्सेप्ट की तरह याद रखिए, निकाल लिए मत। 1 नंबर का सवाल है, हमको समय भी तो बचाना है। आपने निकाला है, बहुत कमाल के आदमी है, लेकिन आप इसको एक कॉन्सेप्ट की तरह याद रखिए। और मैं तो चाहता हूं कि आप इसको लिख डालिए, लिखिए। A given volume, for a given volume, for a given volume, स्फेयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। हाँ, हमको उतना ही अंग्रेजी आता है। स्फेयर का में का ही लिखिएगा आप, हाँ का ही लिखिएगा, को आकार का ऐसा लिखिएगा। स्फेयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। और आपको याद हो तो 11th क्लास में फ्लूइड मैकेनिक्स जब हम लोग पढ़ रहे थे, इस पर बहुत विशेष चर्चा हुई थी कि क्यों दुनिया के सारी चीजों का, माने जितने भी सेलेशियल बॉडीज हैं, जैसे क्या हो गया बताइए, सूरज, चांद, सितारे, ये सब, धरती, मंगल, जुपिटर, ये सब गोल ही क्यों होता है? तो याद है हमने देखा था इसको, क्योंकि सब अपना सरफेस एरिया कम से कम रखना चाहते हैं। क्योंकि सरफेस एनर्जी नाम की एक चीज होती है जो डिपेंड करती है किस पर? सरफेस एरिया पे। तो सरफेस एरिया कम रहेगा तो एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो वो चीज अपने आप को पहले से ज्यादा स्टेबल महसूस करता है। सब लोग चाहता है कि एनर्जी कम रहे। हाँ ठीक है, खैर लिखो, क्या लिखा तुमने? फॉर अ गिवन वॉल्यूम, स्फेयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है, बट for a given length, for a given length, but for a given length, सर्कल का एरिया सबसे, अब उसमें सरफेस वर्ड हम थोड़े यूज करेंगे, अरे बोलो रे। फॉर अ गिवन लेंथ, सर्कल का एरिया सबसे ज्यादा होता है। तो आप बताइए इसका क्या एक्सप्लेनेशन होगा, जल्दी बोलिएगा। हाँ, दोनों में करंट सेम है, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम है, लेकिन सर्कल का एरिया ज्यादा है। एरिया ज्यादा तो टॉर्क भी ज्यादा लगेगा। चलिए ठीक है, 1 मिनट बस, ये बस देख के बताने वाला सवाल है। कह रहा है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इज 0 व्हेन इट्स प्लेन इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क 0 होगा अगर लूप का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के
परपेंडिकुलर हो। एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, लूप हम लोग ले लेते हैं, क्या बोलते हो? ये लूप है, मैग्नेटिक फील्ड मान लो इधर जा रहा है, तो इस लूप को कैसे रखा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो? ऐसे ऐसे रखते हैं, तब तो मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन के, अरे ऐसे ही ना रखेंगे, हाँ ऐसे रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर। अब इस केस में बताओ, या तो मैग्नेटिक मूवमेंट किधर होगा? इधर होगा ना, तो मैग्नेटिक मूवमेंट। और इन दोनों केसेस में टॉर्क कितना लगेगा? 0 लगेगा, क्योंकि थीटा 0 डिग्री हो चाहे 180 डिग्री है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर से जा रहा है और मैग्नेटिक मूवमेंट इधर है, तब भी टॉर्क 0। मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है और मैग्नेटिक मूवमेंट इधर है, तब भी टॉर्क कितना? 0। यानी ये सही बोल रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर है, उस केस में टॉर्क 0 लगेगा। दिस इज द सही बात। अगला बोलो, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन अ लूप ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट m एंड मैग्नेटिक फील्ड b इज गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ m एंड b। टॉर्क हमको m डॉट b करें, पागल बना रहे हैं, ये गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन इज द सही ऑप्शन? सी नंबर ऑप्शन। ये अगला, बस देखो जाओ, मैं समझ गया समय हो गया है, लेकिन अ करंट कैरिंग स्क्वायर लूप, इधर देखो, ऑफ लेंथ L, स्क्वायर का पूरा लेंथ L है, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क विच इज ग्रेटर देन टॉर्क ऑन अ सर्कुलर लूप। कह रहा है, हाँ सेम करंट वारंट सेम बात है। कह रहा है कि L लेंथ का एक स्क्वायर लूप है और उसी लेंथ का एक सर्कुलर लूप है, तो कह रहा है स्क्वायर लूप पे ज्यादा टॉर्क लगेगा। गलत बात नहीं बोल दिया? अरे गलत बात नहीं बोल दिया? इसी साल पूछा है, देखिए 1 नंबर में। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं सीबीएसई के, बोलिए ना। अगर ये चीज पर मैंने विशेष चर्च, वो 2005 वाला क्वेश्चन मैंने नहीं कराया होता, क्या लग रहा है इस साल जो लोग एग्जाम देते हैं उनके दिमाग में ये आता क्या कि कहना क्या चाह रहा है? एट अ टाइम एग्जाम में 3 घंटे में सोच पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अरे है कि नहीं? चलिए ठीक है, तो ये गलत बात बोल रहा है, इस पर ज्यादा टॉर्क लगेगा, इस पर तो कम ना लगेगा। अगला कहता है स्क्वायर लूप ऑक्यूपाइज मोर एरिया देन सर्कुलर लूप, फिर गलत बात बोल रहा है। दोनों ऑप्शंस गलत का मतलब ए इज फॉल्स एंड एस आर इज ऑल्सो। अब आप निकल सकते हैं। ठीक, ठीक है, ठीक। काहे नहीं आएगा? कैसा पूजा